इससे पहले हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। जब हमारा लास्ट लेक्चर था तो उसमें हमने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने क्लोनिंग वेक्टर्स के फंक्शंस जो है वो डिस्कस किए थे कि कैसे क्लोनिंग वेक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। और उसमें हमने देखा था कि जो फीचर्स हमें क्लोनिंग वेक्टर्स में चाहिए कि उनकी एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, उनका जो है डिवीजन नंबर ज़्यादा होना चाहिए, उनमें ओवरआई साइट होनी चाहिए, उनमें रॉप साइट होनी चाहिए। और हमने रिलैक्स स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स के बारे में भी पढ़ा था। हमने जो है ये भी पढ़ा था कि प्लाज्मिड्स पे जो है रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, जिसको हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। वो जो है उनमें सेलेक्टेबल मार्कर्स की they should have a property of selectable markers। उनमें selectable markers होने चाहिए और also cloning vectors का size small होना चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये सारी requirements को, ये जो सारी properties हमें cloning vectors की चाहिए थी इन बायोटेक्नोलॉजी, तो उस पर्पज़ के लिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने, उन्होंने आर्टिफिशियली क्लोनिंग वेक्टर्स को लैब में ही तैयार किया। उन्होंने उनको डिज़ाइन किया, जैसी प्रॉपर्टीज, जैसी क्वालिटीज़ उनको क्लोनिंग वेक्टर्स में चाहिए थी, उन्होंने वैसी ही क्वालिटी जो इंड्यूस की और उन्होंने क्लोनिंग वेक्टर्स को खुद से क्रिएट किया इन द लेबोरेटरी। उसमें सबसे फेमस वाली PBR322, PBR327 और PUC8 है, जिसको हम PUC8 भी कहते हैं। और उसके बाद हमने PBR322 की जो है डिस्कवरी पड़ी थी कि उसको 1977 में लेबोरेटरी में हर्बर्ट बॉयर की लेबोरेटरी में सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था। उसको किसने डिस्कवर किया था, बोलवेयर और रेडग्रूज ने। और कहाँ पे, इन कैलिफोर्निया में 1977 में। और फिर हमने ये देखा कि इस PBR322 में ये सारी चीज़ें जो एब्रिवेशन है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है। जैसे P ये इंडिकेट करता है प्लाज्मिड्स, BR ये इंडिकेट करता है बॉलवेयर एंड रेडग्रूज जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। 322 डिस्टिंग्विश करता है इसको बाकी प्लाज्मिड, बेसिकली ये नंबर है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जो इन प्लाज्मिड्स को, डिस्कवर्ड प्लाज्मिड्स या डेवलप्ड प्लाज्मिड्स को दिया गया, सो दैट ये आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाए। जैसे हमने PBR325 को डिस्कवर किया, PBR327 को और PBR328, वैसे ही बाकी सारे हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि PBR322 में 4361 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। उसमें एक और साइट है, रॉप साइट, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एम्पिसिलिन टेट्रारेसिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रारेसिस्टेंट जीन के लिए। इसकी जो 40 रिकॉग्नाइजेशन साइट्स है, क्लोनिंग साइट्स है, जिसमें 11 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर है और 6 एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर है। इसका कॉपी नंबर 15 है। दैट मीन्स ये 1 मिनट में या 1 सेल में कितनी बारी कॉपी होता है, 15 टाइम्स। और ये वेक्टर जो है इसमें डीएनए ये कंप्राइज है डीएनए डिराइव्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड्स। सो बेसिकली जो PBR322 है इसको 3 नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड से डिस्कवर किया गया है। 3 नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स को जो कंबाइन करके ये PBR322 जो है बनाया गया है। सबसे पहले कौन सा वाला है, AMPR जीन, इसको प्लाज्मिड से निकाला गया है। टेट्रा आर जीन, इसको PSC101 प्लाज्मिड से निकाला गया और ये प्लाज्मिड साल्मोनेला से मिला है। और ORI जीन, इसको PMB1 प्लाज्मिड से निकाला गया और ये प्लाज्मिड किसके अंदर था, इकोलाई के अंदर। वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स को जो है डिस्कवर किया गया था एट डिफरेंट टाइम। इनको जो है अपनी यूज़ के हिसाब से, अपनी फ़ायदे के हिसाब से या अपनी हेल्प के हिसाब से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है इनटू द लेबोरेटरी। ना आज का लेक्चर इतना सारा क्लियर है ना, दीपिका, ओके, मालिनी, सपना, इतना सारा क्लियर है। इतना सबको क्लियर है। मालिनी, आप पुराने वाले लेक्चर का वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। What about Deepika? Okay, then it's good.
व्हाट अबाउट दीपिका? सारा क्लियर है? दीपिका, सारा क्लियर है? ओके, अब आते हैं हम अपने आज के लेक्चर पे। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, और इस लेक्चर में नीट में से आज तक बहुत सारे सवाल आए, सो कीप एन आई ओवर दैट। सबसे पहले अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वैक्टर्स। अब क्लोनिंग वैक्टर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, याद करो जब हमने एंजाइम्स पढ़े थे, सबसे पहला एंजाइम हमने कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला एंजाइम हमने लाइटिक एंजाइम्स पढ़े थे, जिनमें हमने ये देखा था कि ये लाइटिक एंजाइम जो ये बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं इन बर्स्टिंग आउट द सेल, जो उस सेल को, हमारी डिजायर्ड सेल को ब्रेक आउट करने में हेल्प करते हैं, उसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करने में हेल्प करे, सो दैट इस सेल के अंदर जो हमारा डिजायर्ड जीन है हम उसको क्या कर सके, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, टू बेसिकली एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड जीन। और उस डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम बेसिकली लाइटिक एंजाइम यूज करते थे। रिमेंबर दैट लेक्चर कि लाइटिक एंजाइम जब हम यूज करते तो हम पर्टिकुलर सेल के लिए पर्टिकुलर एंजाइम यूज करते थे। हर एक अपनी सेल के लिए एंजाइम जो डिफरेंट था, जैसे बैक्टीरियल सेल के लिए अलग था, प्लांट सेल के लिए अलग था, सॉरी फंगल सेल्स के लिए अलग था, एनिमल सेल्स के लिए अलग था, प्लांट सेल्स के लिए अलग था। वैसे ही ये जो क्लोनिंग वैक्टर्स है, अगर हमें फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल लेनी है तो हम अलग किस्म का क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे, अगर हमें यूकैरियोटिक सेल चाहिए तो हम अलग किस्म का क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे, अगर हमें बैक्टीरियल सेल है तो उसके लिए हम अलग क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे, एनिमल सेल्स के लिए अलग होगा, प्लांट सेल्स के लिए अलग हो। तो बेसिकली जैसे हमने डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइटिक एंजाइम्स यूज किए थे, क्योंकि बेसिकली उन पे वही काम कर रहे थे, वही वाले पर्टिकुलर लाइटिक एंजाइम जो हमें हेल्प कर रहे थे सेल के मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में और हमारा डिजायर्ड जीन एक्सट्रैक्ट करने में। वैसे ही हर एक डिफरेंट सेल में डिफरेंट प्लाज्मिड जो है वो रेजिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड सर्वाइव कर पाएगा, जो मल्टीप्लाई कर पाएगा, ऑब्वियसली इस सेल में हम उसी प्लाज्मिड को डालेंगे। ऐसा तो नहीं होगा मैं प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा प्लाज्मिड डालूंगी जो यूकैरियोटिक सेल में सर्वाइव करेगा, या यूकैरियोटिक सेल में मैं ऐसा प्लाज्मिड डालूंगी जो प्रोकैरियोटिक सेल में सर्वाइव करता है। तो उस वजह से क्या होगा, एक तो हमारा डिजायर जीन भी वेस्ट हो जाएगा और हमारा प्लाज्मिड मल्टीप्लाई कर पाएगा नहीं, जिसकी वजह से हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है इन बायोटेक्नोलॉजी कि हमें डिजायर जो हमारा डिजायर जीन है जो जिसको हम प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डालते हैं, तो हमें देखना होता है क्या वो क्लोनिंग वेक्टर उस पर्टिकुलर सेल में, उस होस्ट सेल में सर्वाइव करेगा कि नहीं। इफ दैट सर्वाइव्स तो तब जाके हम उसको यूज करेंगे, अगर नहीं तो हम क्लोनिंग वेक्टर हमारा चेंज करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, सबसे पहले प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफॉजिस। बैक्टीरियोफॉजिस याद है ना, बैक्टीरियोफॉजिस वो वाले वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। कॉस्मिड्स है, फॉर्जमिड्स है, बैक है, याक है। इसका पूरा नाम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, याक है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। शटल वेक्टर्स है, डिसआर्मेट्री टी आई प्लाज्मिड और डिसआर्मेड रेट्रोवायरस। इसमें प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफॉज, बैक, शटल वायरसेस, डिसआर्मेड टी प्लाज्मिड, डिसआर्मेड रेट्रोवायरस बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों को हम डिटेल पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इन दोनों को हम थोड़ा सा यहीं पे देख लेंगे। सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम बैक कहते हैं, हम ये याक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट मी कंटिन्यू विद शटल वेक्टर्स। एनीवन शटल वेक्टर्स क्या होते हैं? एनीवन, व्हाट आर शटल वेक्टर्स? किसी को थोड़ा सा पता है व्हाट आर शटल वेक्टर्स? ओके, लेट अस।
सो बेसिकली देखो, अब गौर से इस चीज को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, दिस इज आवर प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड के ऊपर जो हमारा डिजायर्ड जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है इसके ऊपर, और यहाँ पे जो है ये इसकी रेप्लिकेशन साइट है। सो नाउ ये हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसकी ORI साइट है। अब नाउ रिमेंबर, अगर ये प्लाज्मिड जो है प्रोकैरियोटिक सेल का हुआ, मानो किसी बैक्टीरियल सेल का है, तो जब मैं इस प्लाज्मिड को किसी यूकैरियोटिक सेल में डालूंगी, नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये इसमें रेप्लिकेट करेगा खुद को? क्या इसकी ORI साइट इस पे फंक्शन करेगी? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी प्लाज्मिड की ORI साइट है, ये जो प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड की ORI साइट है, ये डिजाइन है टू गेट मल्टीप्लाई इन द प्रोकैरियोटिक सेल ओनली। यूकैरियोटिक सेल में तो मल्टीप्लाई करेगी नहीं, जिसकी वजह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए हमें हेल्प करते हैं शटल वेक्टर। जो ये शटल क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, इनकी खास बात होती है, इनके पास 2 ORI साइट्स प्रेजेंट होती है। कितनी ORI साइट्स प्रेजेंट होती है? बेसिकली इनके पास 2 ORI साइट्स प्रेजेंट होती है। एक तो होती है ORI 1 साइट, जो हेल्प करती है इस क्लोनिंग वेक्टर को टू रेप्लिकेट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी ORI साइट इसके पास ORI 2 होती है, वो हेल्प करती है इस क्लोनिंग वेक्टर को टू रेप्लिकेट इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो बेसिकली ये जो शटल वेक्टर्स होते हैं, ये इनके पास एबिलिटी होती है टू मल्टीप्लाई और टू रेप्लिकेट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। कैसे? बिकॉज दे आर हैविंग टू टाइप ऑफ ORI साइट, ORI 1 site that helps it to replicate in prokaryotic cell, और दूसरी होती है इसके पास ORI 2 that help it to replicate in eukaryotic cells। इसकी वजह से हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मिड या प्रोकैरियोटिक सेल का जीन या DNA निकाल के उसको यूकैरियोटिक सेल में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप शटल वेक्टर्स यूज करोगे। क्यों? क्योंकि शटल वेक्टर्स बेसिकली आपको आपकी मेन प्रॉब्लम सॉल्व करते, ये हेल्प कराते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की DNA को टू रेप्लिकेट इन यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल की DNA को टू रेप्लिकेट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि इनमें 2 टाइप ऑफ ORI साइट्स प्रेजेंट होती है, एक तो ORI 1 जो हेल्प करती है इनको टू रेप्लिकेट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड ORI साइट 2 जो इनको हेल्प करती है टू रेप्लिकेट इन यूकैरियोटिक से। और इनकी क्लासिकल एग्जाम्पल याद रखना, इसको खुद से लिख के रखो, YEP, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड्स। क्यों? क्योंकि ये, और ये याद रखो, शटल वेक्टर्स अब कौन से वेक्टर्स हैं? शटल वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स है, वो वाले टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स है, दोज हु कैन replicate in both prokaryotic cells as well as eukaryotic cells। and how they can do that? Because they are having two type of ORI sites, their DNA molecule, जो उनका डबल स्टैंडर्ड DNA molecule होता है, उसमें 2 टाइप ऑफ ORI sites प्रेजेंट होती है, ORI 1 जो उसको हेल्प करती है टू replicate in prokaryotic cell, and the ORI 2 that help it to replicate in eukaryotic cell। so this is the shuttle vector। अब shuttle vector क्लियर हुआ, शटल वेक्टर हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो क्लियर हो। और एग्जाम्पल ऑफ द शटल वेक्टर याद रखना, एग्जाम्पल कौन सी है इसकी? यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, इसको शॉर्ट फॉर्म YEP लिखते हैं। मे बी एग्जामिनर मत पूछेगा इस साल इन द नीट एग्जामिनेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शटल वेक्टर, वो पूछ सकता है वन वर्ड क्वेश्चन इससे, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शटल वेक्टर। तो वहां पे वो यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड नहीं लिखेगा, उसकी मर्जी, वो YEP खाली लिखेगा। तो याद रखना, YEP इज द शॉर्टर एब्रिविएशन ऑफ यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। और एक इसकी एग्जांपल है शटल वेक्टर्स की, और इसको टेक्स्ट बुक ने लिखा है, तो इसको अच्छे से याद रखना। नाउ इज इट क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ एवरीवन? शटल वेक्टर्स क्लियर हुए? सपना आपको क्लियर हुआ?
ओके, नाउ हम अब आएंगे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ओके, नाउ आता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या जिसको हम यक भी कहते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो बेसिकली जो बैक एंड यक है ना, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेल्प मिलती है वो मिलती है इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेसिकली देखो, जब हमें कोई ऐसा जीन यूज़ करना होगा जो क्या होगा लॉन्ग, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे, जिसकी लेंथ ज़्यादा लंबी होगी, तो उस टाइम पे लॉन्ग क्रोमोसोम्स के हैवी क्रोमोसोम्स को कैरी करने के लिए, जैसे उसकी एग्जांपल ह्यूमन क्रोमोसोम्स है या ह्यूमन जीन है। जो ह्यूमन बेसिकली ह्यूमन जीन याद रखो, जब हमें हैवी जीन या लॉन्ग जीन्स को कैरी करना होता है एक सेल से या दूसरे सेल से, उस टाइम पे जैसे सो बेसिकली जब हमें कोई ऐसा जीन कैरी करना होता है एक सेल से दूसरी सेल में जो हैवी होता है, जिसमें हायर नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, या जिसमें जो लॉन्ग जीन होगा, तो उस टाइम पे जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन जीन्स की, ह्यूमन जीन जो उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्लोनिंग वैक्टर्स हम यूज़ करते हैं वो बैक या यक यूज़ करते हैं, या तो हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ करते हैं या तो हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ करते हैं। और इनकी सेकेंड एप्लीकेशन जो आप लोग पढ़ोगे इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसमें भी ह्यूमन जीन्स को स्टडी करने के लिए हम इन्हीं क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। और जब हम बायोटेक्नोलॉजी के पर्पज से को देखते हैं तो ये हमें बेसिकली हेल्प करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इंसुलिन वाला केस, जब हमें इंसुलिन को ट्रांसफ़र करना था इनटू द इकोलाई, तो सिंस इंसुलिन का बीटा जीन हमें ह्यूमन जीनोम से मिला था, तो ये काफ़ी लॉन्ग जीन था, ये हैवी जीन था। तो इस जीन को कैरी करने के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर्स हमें लगे होंगे, दे वर बैक एंड यंग। वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होती, या तो वो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होती, क्योंकि बेसिकली ये इन्हीं में सलाहियत होती कि लंबे हैवी जीन्स को एक सेल से दूसरी सेल में ले जा सके। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को सबसे पहले इन डिटेल। अगर मैं प्लाज्मिड की बात करूं तो प्लाज्मिड को सबसे पहले डिस्कवर विलियम हेज ने किया था एंड जोस लिडरबर्ग ने 1952। तो प्लाज्मिड इट इज सिंपली इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर। और क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लोनिंग वेक्टर्स किन सब चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये हेल्प करते हैं हमें टू कैरी अ जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इसको हम जेनेटिक टैक्सी भी कहते हैं। एंड सेकेंड, ये हमें हेल्प करते हैं इन द रेप्लिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, और वो कैसे करते हैं वो सारा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ प्लाज्मिड्स को जो सबसे पहले, ये एक टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इसको सबसे पहले विलियम हेज और जोसो लिडरबर्ग ने डिस्कवर किया था इन 1952। प्लाज्मिड जो है इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है जो हेलिकल और सर्क्यूलर होता है, और ये जो है प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया और यीस्ट में पाया जाता है। सो प्लाज्मिड्स के लिए याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज नीट में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले याद रखोगे इसको किसने डिस्कवर किया था और किस ईयर में डिस्कवर किया था। और दूसरा नीट के लिए आप इंपॉर्टेंटली याद रखोगे कि ये जो डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो है डबल स्टैंडर्ड हेलिकल सर्क्यूलर होता है, और ये जो है प्लाज्मिड बैक्टीरिया और यीस्ट में पाया जाता है। कुछ प्लाज्मिड जो एक या दो कॉपी पर सेल बनाते हैं, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यूकेरियोटिक सेल या ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जब आपने इसमें इस प्लाज्मिड को डाला तो ये एक सेल के अंदर एक या दो कॉपीज बनाता है, उससे ज़्यादा इसकी कॉपीज बनती नहीं है। तो ऐसे और कुछ हमारे और ऐसे हम
प्लाज्मिड्स को, ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स को क्या हम बोलते हैं, ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स को हम स्ट्रिंजेंट क्लोनिंग वेक्टर्स कहते हैं, जो हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंजेंट वाले वो क्लोनिंग वेक्टर्स थे जिनका कॉपी नंबर क्या था, कम, जो एक टाइम पे बहुत कम कॉपीज बनाते थे, और ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स को हम यूज नहीं करते हैं इन द बायोटेक्नोलॉजी, इन द आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम उनको यूज करते नहीं है। और वाइल एज हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड्स है जो एक सेल में 15 से 100 कॉपीज बनाते, दैट मीन ये एक सेल है, आपने इस सेल में प्लाज्मिड को डाला विद आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये इस सेल के अंदर 15 से लेकर 100 कॉपीज बना सकता है, ये खुद को 15 to 100 टाइम्स डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे प्लाज्मिड्स को रिलैक्सड प्लाज्मिड्स कहते हैं, एंड रिलैक्सड प्लाज्मिड्स ही हम जो है यूज करते हैं इन द आरडीटी, इनटू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्लाज्मिड्स with low copy number are called stringent plasmids, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है PSC10। अगर ये एग्जाम्पल याद भी नहीं रखोगे कोई बात नहीं है, बट जिनका बोर्ड है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मे बी एग्जामिनर अगर डीप गया टॉपिक में तो वो पूछ सकता है। इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सैल्मोनेला वायरलेस प्लाज्मिड विद हाई कॉपी नंबर, उनको हम रिलैक्सड प्लाज्मिड कहते हैं, जो आरडीटीए में यूज होते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि रिलैक्सड हम याद रखना, स्ट्रिंजेंट वो वाले होते हैं जो उनका लो कॉपी नंबर होता है, वो प्लाज्मिड्स होते हैं जो पर सेल जो है कम कॉपीज देते हैं, खुद को कम मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसे प्लाज्मिड्स को हम स्ट्रिंजेंट कहते हैं, और ऐसे प्लाज्मिड्स को हम यूज नहीं करते हैं इनटू द आरडीटी। और आरडीटी में जो प्लाज्मिड्स यूज होते हैं, जो उनको हम रिलैक्सड प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कॉपी नंबर हाई रहता है। मे बी एग्जामिनर ये सवाल आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जो है चूज द करेक्ट, जैसे वो क्वेश्चन देता है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो ऐसी सब चीजें पूछ सकता है। वन वर्ड में तो वो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, उनकी एबिलिटी चेक करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ऐसे सवाल जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से, बिकॉज नीट में ऑलरेडी एग्जाम प्रेशर होता है, 3 पेपर्स एक टाइम पे सॉल्व करने होते, सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली, कॉन्सेप्ट जो दिमाग में क्लियर होना। तो ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस के टाइम याद रखना, स्ट्रिंजेंट और रिलैक्सड में कंफ्यूज नहीं होना, या तो वो मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, वो किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन इनका बना सकता है, तो उन टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना, इनको 10 बार ही रिवाइज करना और चीज़ें दिमाग में क्लियर रखना। और रिलैक्सड प्लाज्मिड की जो एग्जांपल थी, दैट वाज द COICEEI obtained from the E. coli. फिर से रिलैक्सड प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैंने यहाँ पे भी ये पॉइंट मेंशन करके रखा है कि रिलैक्सड प्लाज्मिड्स आर द वन जिनको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनका साइज रेंज होता है फ्रॉम 2K to 500 KB, और प्लाज्मिड्स जो ये डीएनए करते हैं, और जो ये डीएनए कैरी करते हैं, उनका साइज कितना होता है 5 KB to 8 0.5 KB to 8 kb. They do not carry small fragments of DNA. Small fragments of they carry only small fragments of DNA. जो बेसिकली प्लाज्मिड्स है, ये वो वाले डीएनए कैरी करते हैं जो छोटे होते हैं इन लाइक, ये लॉन्ग डीएनए को कैरी करते नहीं हैं। जैसे ह्यूमन डीएनए है, तो जब भी आप ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे, ऐसी कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस करोगे जिसमें ह्यूमन जीनोम इन्वॉल्व होगा, जिसमें ह्यूमन जीन को कैरी करना होगा, तो उस टाइप पे आप कभी भी इस प्लाज्मिड को यूज कर पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो प्लाज्मिड डीएनए कैरी करता है उनका साइज कितना होना चाहिए 0.5 KB to 8 KB, और ये बेसिकली खाली स्मॉल जीन्स को कैरी करता है। देयर साइज इज स्मॉल एंड कैन बी इजीली एंटर्ड इनटू द होस्ट सेल। और प्लाज्मिड्स की खसूसियत बात है ये है कि ये क्या होते हैं स्मॉल इन साइज में, और आप इसको जो है इजीली किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, पहले मुझे बताओ ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ गर्ल्स, इतना क्लियर हुआ?
Malini, is it clear? Okay, let's move ahead. Now bacterial artificial chromosome. Bacterial artificial chromosome जो ये DNA constructed होते हैं from the F1 plasmid used for cloning genes in bacteria usually E. coli. So basically जो ये bacterial artificial chromosomes है ये DNA construction होता है जिसको हम किससे निकालते हैं from the F1 plasmid और ये यूज होता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन बैक्टीरिया स्पेशली इकोलाई. जब भी हमें इकोलाई में कोई जीन इंट्रोड्यूस करना होता है, कोई आर्टिफिशियल जीन इंट्रोड्यूस करना होता है, तो उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हम कौन सा वाला क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं, दैट इज द बैक, जिसको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी कहते हैं. ये यूज होते हैं फॉर क्लोनिंग लॉन्ग जीन्स, especially human genes. Therefore, they are using Human Genome Project to study the sequence of human gene. They carry DNA ranging from 50 to 300 kb. अगर मैं बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की बात करूँ, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि ये जो है ये बेसिकली हेल्प करते हैं इन कैरिंग हेवी डीएनए, हेवी जीन मॉलिक्यूल्स. जो जीन्स होते हैं जो हेवी होते हैं या लॉन्ग होते हैं उनको हेल्प करता है कैरी करने में. और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स कैरी करते हैं उनका साइज कितना होता है, फ्रॉम 50 kb टू 300 kb. और ये बेसिकली ये इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि जो हेल्प ये कैरी कर सकते हैं लॉन्ग जीनोम, इनको जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया गया है सो दैट हम सीक्वेंस क्या कर सकते. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या स्टडी किया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने स्टडी किया था सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीन्स. इसको याद रखना, ये नीट में आ सकता है. दिस इज प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक, लेकिन ये जेनेटिक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट है, नॉट इन बायोटेक्नोलॉजी. ये टेक्स्ट बुक में लेकिन जेनेटिक्स वाले पार्ट में. सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 3 चीज़ें याद रखनी. सबसे पहले ये डीएनए कंस्ट्रक्टेड होते हैं जो फॉर्म होते हैं फ्रॉम F1 प्लाज्मिड और ये यूज होता है फॉर क्लोनिंग इन द जीन, क्लोनिंग जीन इन बैक्टीरिया. जब हमें किसी बैक्टीरियल सेल में कोई जीन डालना होता है तब हम कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ये कैरी करते हैं डीएनए जिनका साइज रेंज होता है फ्रॉम 50 टू 300 kb और ये यूज होते हैं टू कैरी लॉन्ग जीन्स. ये क्लोनिंग में हेल्प करती है, रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, लॉन्ग जीन्स के उनको कैरी करने में भी हेल्प करते हैं, स्पेशली ह्यूमन जीनोम. और इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज किया गया था जहाँ पे हमने सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीन्स पढ़ी. ह्यूमन जीन्स को बेसिकली स्टडी करने के लिए, उनकी सीक्वेंस स्टडी करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था. अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली इस चीज को अच्छे से समझो. देखो, दिस इज क्लोनिंग साइट इंक्लूडिंग लैक्सी. तो ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, बेसिकली ये जो है ये डायग्राम किसकी है, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की डायग्राम है. अब इसमें ओवरआई साइट है, इसमें रिकॉग्नाइजेशन साइट, इसमें क्लोनिंग साइट है, इसमें F1 प्लाज्मिड पार जीन भी प्रेजेंट है. हमने क्या किया, हमने इसको पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद हमने क्या किया, हमने हमारे डिजायर जीन को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया. फिर क्या किया, फिर दोनों को मिलाया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज और यहाँ पे जो है ये इंट्रोड्यूस हो गया, ये बन गया हमारा रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. फिर इस रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को इलेक्ट्रोपोरेशन के जरिए हमने किसके अंदर, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोपोरेशन, ये अभी हम स्टेप्स इन पीसीआर में पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि आरडीटीए प्रॉपर्ली होती कैसे है. फिर जब हमने इसको डाला इनटू द आवर बैक्टीरियल सेल, जब हमने बैक्टीरियल सेल में इसको डाला वहाँ पे क्या हुआ, अगर कंटेनिंग chromophore and substance from beta galactoside, यहाँ पे जो हमने देखा कि ये जो colonies of recombinant bacteria are in white. तो जब ये recombinant DNA था यहाँ पे इसने सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर इसको मल्टीप्लाई किया. इसको उतना याद नहीं रखने, बस अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से याद रखना कि क्या कि डायग्रामेटिक आप लोगों को समझाने के लिए बस कि बैक्टीरियल सेल लाइक हमने क्या किया, हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा. जो ही काटा हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमारे डिजायर जीन को भी काट किया. जब डिजायर जीन को काट किया तो फिर डीएनए लाइगेज काम आया, डीएनए लाइगेज एंजाइम डाला तो ये दोनों लाइगेट हुए. फिर इसको इलेक्ट्रोपोरेशन के जरिए किसके अंदर डाला, बैक्टीरियल सेल के हमारे होस्ट सेल के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया. और फिर होस्ट सेल के अंदर जब इसने रेप्लिकेट किया तो फिर हमने जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स डाले इसमें सो दैट हम ये डिस्टिंग्विश कर सके कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर, सो दैट हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सके क्या हमारा ये जो हमने रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया था, रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल
क्रोमोसोम बनाया था, क्या ये सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। फिर उसको हम देखते हैं विद द यूज़ ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। और अगर आप देखोगे इस यहाँ पे बीकर पे बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वहाँ पे हम देखते हैं कॉलोनीज किसकी, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की, वो वाइट से डिफरेंशिएट करने को दिखाई है। सो दिस इज हाउ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। दिस इज बेसिकली ये दिखाता है कि कैसे ये एज अ क्लोनिंग वेक्टर एज जेनेटिक टैक्सी काम आता है। सो ये प्रोसेसेस हम ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हैं। इज दिस क्लियर? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्लियर है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ठीक है। मालिनी, सपना क्लियर? श्योर मालिनी, कोई बात नहीं। देखो ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जो हमें किससे मिलता है, फ्रॉम द F1 प्लाज्मिड से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये किन चीज़ में यूज़ होता है क्लोनिंग के लिए? ये यूज़ होता है जब हमें किसी बैक्टीरियल सेल में कोई जीन इंट्रोड्यूस करना होता है, कोई लॉन्ग जीन या हैवी जीन इंट्रोड्यूस करना होता है, तो तब जाके हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो यूज़ करते हैं। और स्पेशली जब इकोलाई में आप लोगों को कोई भी जीन इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ये इकोलाई, जब आपको इस इकोलाई सेल में कोई भी फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करना है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग। यूजुअली हम अभी तक बात कर रहे थे प्लाज्मिड्स की। प्लाज्मिड को इकोलाई में डाला एज अ क्लोनिंग वेक्टर, उसने रेप्लिकेट किया। बट एक्चुअली जब हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, हम जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट जीन बनाना होता है या रिकॉम्बिनेंट सेल बनानी होती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम, अगर हमें कोई बैक्टीरियल सेल के साथ काम करे और उसमें हमें लॉन्ग जीन को इंट्रोड्यूस करना है, तो उस टाइप पे क्लोनिंग वेक्टर हम यूज़ करते हैं एज अ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्योंकि इनकी खास बात ये है कि ये जो है ये कैरी करते हैं लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट, जिनका साइज रेंज करता है फ्रॉम 50 kb टू 300 kb। और इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम जो है इसको यूज़ करते हैं इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने ह्यूमन जीन्स की स्पीकीज को स्टडी करना था। तो उस पर्पज़ के लिए भी हमने इसको एज अ क्लोनिंग फैक्टर यूज़ किया है। दिस इज वेरी सिंपल। फिर यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक वे में शो किया था जो अभी तक हमने पढ़े थे स्टेप्स की, कैसे हम पहले लाइटिक एंजाइम लाते, फिर उसे डीएनए को कट करते, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते सो दैट हम अपने डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जो क्रोमोसोम हमें डीएनए मॉलिक्यूल में था उसे डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करें, फिर कैसे लाइगेस एंजाइम यूज करते सो दैट उसको हम अपने क्लोनिंग वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कर सके, फिर कैसे हम लाइटिक एंजाइम यूज करने के बाद लाइगेस यूज करने के बाद हमारे रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाती है, और फिर कैसे उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द होस्ट सेल। सो बेसिकली ये वही प्रोसेसेस है। हमने क्या किया, हमने बैक्टीरियल इसको लाया, बैग को क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा। यहाँ से हमने हमारा डिजायर जीन लाया, डिजायर जीन को भी हमने किससे काटा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे डिजायर जीन इसलिए बड़ा दिखाया गया सो दैट आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आए कि ये लॉन्ग डिजायर जीन्स में काम आता है। ये वो वाले डिजायर जीन्स को कैरी करने में हेल्प करता है जो लंबे होते हैं, जिन पे ज़्यादा बेस पेयर्स प्रेजेंट होती है, जैसे जिसकी क्लासिकल एग्जांपल ह्यूमन जीन्स है। ह्यूमन जीन जो है वो लॉन्ग होते हैं, उनमें ज़्यादा बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। और फिर सेम जीन को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, फिर इसको बैग को और जीन को हमने कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं। जो ही हमने डीएनए लाइगेज इन दोनों को मिलाया, तो वहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना। रिकॉम्बिनेंट क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल जीन
जीन, ये जो ब्लू से है ये आर्टिफिशियल जीन भी ऐड हो गया, तो अब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, ये मॉडिफाइड बन गया, और फिर इस रिकॉम्बिनेंट बैग को हमने इंट्रोड्यूस किया हमारे होस्ट सेल के अंदर। मान लो ये इकोलाई है, इस इकोलाई के सेल के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया विद द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन के ये हम स्टेप्स इन पीसीआर में पढ़ेंगे। और फिर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, अब इसने मल्टीप्लाई किया। अब हमें कैसे पता चलेगा इसने इसमें आके जो है मल्टीप्लाई किया, हमने इसको होस्ट सेल में डाला। अब हमें देखना है कि क्या हमारा ये प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो रिमेंबर पिछला लेक्चर मैंने उसमें कहा था, उस चीज़ को देखने के लिए क्या हमारे रिकॉम्बिनेंट सेल एक्चुअली बनी है कि नहीं, हम यूज़ करते हैं एक प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, हम वहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको एक सॉल्यूशन में डालते हैं। एक अगार यहाँ पे जैसे हम अगार कंटेनिंग क्लोरोफिनोल एंड सब्सटेंस फॉर बीटा गैलेक्सिनाइड और सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, सस्पेंशन यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, हमने इस सेल को इसी में डाला और वहाँ पे हम देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे सच में जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इसने मल्टीप्लाई किया, इसने अपनी कॉलोनीज बनाई जो यहाँ पे वाइट में दिखाई गई थी, और वो कॉलोनीज हमें बेसिकली जो ही इसने डिवाइड किया तो इससे हमें समझ आया कि नहीं, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस था वो टोटली सक्सेसफुल था। अगर ये यहाँ पे ग्रो कर नहीं करता, यहाँ पे डेड हो जाता, ये बैक जो ये रिकॉम्बिनेंट बैग जो है यहाँ पे ग्रो नहीं करता, तो हम कहते कि हमारा जो अभी तक का सारा प्रोसेस है दैट इज कम्प्लीटली फेलियर। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं की। लेकिन जब हम देखते कि हमारे सोल्यूशन में, हमारे सस्पेंशन में इसने बैक ने, रिकॉम्बिनेंट बैक ने मल्टीप्लाई किया, दैट मीन जो अभी तक का हमारा सारा प्रोसेस था दैट हैज बीन सक्सेसफुल, वो सक्सेस है। अब क्लियर हुआ? मालिनी, आपको क्लियर हुआ? आप एक बारी पिछला लेक्चर देख लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी में हमने बेसिकली सिलेक्टेबल मार्कर्स वगैरह जो सारे डिस्कस किए थे। सो आपका वो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। दीपिका, आपको क्लियर है? दीपिका को पहले ही क्लियर था। ओके, नाउ इसके बाद now this is very important, जिसमें हम क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ना प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं या बाकी एनिमल सेल्स की, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, या ह्यूमन बींग्स की सेल की भी बात करूं, तो उसमें जो क्लोनिंग वेक्टर्स यूज होते हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको किसी प्लांट सेल में या किसी एनिमल सेल में आप लोगों को कोई डिजायर्ड जीन यूज करना है, तो उसमें भी ऑब्वियसली क्लोनिंग वेक्टर लगेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर ही हमें हेल्प करता है जीन को एक सेल से दूसरी सेल में कैरी करने को। तो उस टाइप पे जो क्लोनिंग वेक्टर्स हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं डिसआर्मड टीआई प्लाज्मिड, और दूसरा जो हम यूज करते हैं उसको हम डिसआर्मड रेट्रोवायरसेस कहते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन व्हाट आर रेट्रोवायरसेस? किसी को थोड़ा सा what are retroviruses? Anyone? Anyone what are retroviruses? कोई तो बोलो। Anyone what are retroviruses? ओके, चलो कोई बात। तो याद रखना, जब हमें किसी बैक्टीरियल सॉरी किसी प्लांट या एनिमल सेल्स में इंट्रोड्यूस करना होता है हमारा डिजायर जी, तो उन पर्टिकुलर सेल्स में हम जो है दो टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स यूज करते हैं। एक जिनको हम डिसआर्मड टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, और दूसरे जिनको हम डिसआर्मड रेट्रोवायरसेस कहते हैं। तो सबसे पहले डिसआर्मड,
नाउ डिसआर्मर टीआई प्लाज्मिड, जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज फाउंड इन ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक सॉइल बैक्टीरिया, जिसको हम एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। जो ये एग्रोबैक्टीरियम है, ये जो ये एग्रोबैक्टीरियम है बेसिकली इसमें एक टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम टी जीन कहते हैं या टी डीएनए कहते हैं, और ये टी डीएनए जो है कोड करता है फॉर अ डिजीज जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। प्लांट्स में बीमारी करता है जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। जो टीआई प्लाज्मिड है ये ट्यूमर, टीआई का फुल फॉर्म ही है ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड। जो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये किससे हमें एक्सट्रैक्ट होता है, ये हमें एक्सट्रैक्ट होता है एक सॉइल पैथोजेनिक सॉइल बैक्टीरिया से जो ग्राम नेगेटिव है इन नेचर में, जिसका पूरा नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियम है। और ये क्या है, ये पैथोजन है फॉर सेवरल डाइकोट प्लांट्स। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डाइकोट प्लांट है, ठीक है, ये इसका फ्लावर है, ये डाइकोट प्लांट है। अगर इस डाइकोट प्लांट में बाय एनी चांस कोई वॉर्न लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो ये जो ये टीआई प्लाज्मिड है या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है या ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियम, ये बेसिकली सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रेजेंट होता है सॉइल में। तो क्या होता है अगर प्लांट में एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी होती है या प्लांट को कोई तरीके की इंजरी होती है, तो प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया जो है इंड्यूस हो जाता है और वहाँ पे ये प्लांट को एक डिजीज करता है जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। बेसिकली एक क्राउन गॉल डिजीज की ये एक किस्म का ट्यूमर है जो प्लांट्स में होता है, और ये क्या करता है, ये प्लांट को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन से। याद रखना कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये प्लांट के अंदर चला जाता है। जब प्लांट में इंजरी हुई तो इंजरी से अंदर चला गया और वहां पे उसको एक ट्यूमर क्रिएट करते, उन ट्यूमर्स को हम क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। नाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन को जो इसको ये यूज होता है एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन प्लांट्स। मतलब ये ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है जो एग्जैक्टली परफेक्ट है जैसा साइंटिस्ट को या बायोटेक्नोलॉजिस्ट को चाहिए। इसमें ओआरएस साइट प्रेजेंट है, इसमें रॉप साइट है, इसमें क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स है, इसका कॉपी नंबर ज्यादा है। तो ये ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन जो है इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है इन प्लांट्स में। सो बेसिकली ये ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है जिसमें जो है सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। इसमें ओआरएस साइट प्रेजेंट है, इसमें जो है रॉप साइट प्रेजेंट है, इसका कॉपी नंबर ज़्यादा है, इसमें जो है इसमें क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट है, और इसमें जो है इसका स्मॉलर साइज है सो दैट ये इजीली जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है इनटू द होल सेल। लेकिन अब इसको डिसआर्मर्ड क्यों करते हैं हम, हैव अ लुक एट दैट। देखो मान लो ये टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, ये ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ये जो ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है इसमें टीडीएनए प्रेजेंट होता है, और उस पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए कोड करते हैं, वो कोड करते हैं फॉर अ डिजीज जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं, जो प्लांट्स में बेसिकली ट्यूमर क्रिएट करता है। तो अब अगर हम इसको इस टीआई प्लाज्मिड को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू आवर होस्ट सेल, तो ऑब्वियसली इनटू आवर होस्ट प्लांट सेल, तो ये वहां पे भी इसको डिजीज करेगा ना। तो हमारा फायदा क्या है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का, हमने इसको कट किया, हमने हमारा डीएनए जो हमारा जीन है उसको लाइगेट किया इसमें, और फिर हम जब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे होस्ट सेल में, तो ऑब्वियसली हमारे होस्ट सेल को भी डिजीज करेगा, या हमारे होस्ट प्लांट सेल को भी ट्यूमर डिजीज करेगा, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा जीन रेप्लिकेट हो पाएगा नहीं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इससे टीआई प्लाज्मिड से ये जो टी डीएनए का रीजन होता है, जो ये बेसिकली टी डीएनए का रीजन होता है, इसके डीएनए का रीजन होता है जो किसके लिए कोड करता है, फॉर द ट्यूमर, जो ट्यूमर के लिए कोड करता है, हम इसको इससे रिमूव करते हैं। हम इस पूरे रीजन को जो है रिमूव करते हैं। सो और फिर इस टीआई प्लाज्मिड को में अपना डिजायर जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, और डिजायर जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको हम अपनी होस्ट सेल में डालते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा डिसआर्मर्ड टीआई जीन। डिसआर्मर्ड क्यों, क्योंकि हमने इसमें टीडीएनए का रीजन जो कि ट्यूमर डिजीज के लिए कोड करता था उसको कंप्लीटली रिमूव किया था, सो दैट जो हमारा होस्ट सेल है उसको क्राउन गॉल डिजीज ना हो।
इसीलिए इन टीआई प्लाज्मिड्स को हम डिसआर्मर टीआई प्लाज्मिड्स कहते हैं, और ये जो डिसआर्मर टीआई प्लाज्मिड्स है ये पर्टिकुलरली यूज होते हैं इन द प्लांट सेल्स. So Agrobacterium tumefaciens contain Ti plasmid which contains tDNA that induces tumor in फॉर्मेशन इन प्लांट. जैसा मैंने अभी कहा कि जो tDNA वाला रीजन होता है ये जीन्स कंटेन करता है, जो कोड किसके लिए करते हैं, फॉर द क्राउन गॉल डिजीज या ट्यूमर डिजीज के लिए. तो बेसिकली इसको इस टीआई प्लाज्मिड को एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस tDNA के सारे रीजन को इससे रिमूव कर देते हैं. हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाते हैं और फिर इसको इस पूरे रीजन को कट करके इस टीआई प्लाज्मिड से रिमूव करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम अपना डिजायर जीन इसमें होस्ट करते हैं, और फिर जो ये डिसआर्मर टीआई प्लाज्मिड होता है इसको तब जाके हम यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर. उससे पहले हम क्लोनिंग वेक्टर यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कोड करते हैं फॉर द ट्यूमर डिजीज, और अगर हम इसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी डालेंगे तो उस दूसरे प्लांट को भी सेम डिजीज कॉज करेगा. ट्यूमर फॉर्मेशन इन द प्लांट्स occur due to the integration of tDNA and T plasmid in the plant genome. जैसा मैंने कहा कि इसमें डिजीज क्रिएट करता है. Ti plasmid cannot be directly used as a cloning vector because of the presence of large size tumor inducing property and absence of unique restriction sites. तो हम क्या करते हैं, the simplest way to exploit Ti plasmid is just inserting desired gene or DNA sequence into the tDNA region after the removal of gene which produces cytokine, auxin and apine responsible for tumor induction. and इसलिए इसको disarmor Ti plasmid कहते हैं. तो मैंने अभी कहा कि हम इसको जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. क्यों? एक तो सबसे पहले इसका साइज बड़ा होता है, सेकंड इसमें जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स एब्सेंट होती है. तो इन सारी चीज़ों को कोप अप करने के लिए हम इसमें जो है tDNA वाला पार्ट ही रिमूव करते हैं. इसमें हम इस प्लाज्मिड का, इस डीएनए का एक बड़ा वाला हिस्सा जिसको हम tDNA कहते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, और इस tDNA में कौन कौन सा रीजन आता है, साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग रीजन आता है, ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग, ओपाइन रीजन आता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर ट्यूमर इंडक्शन. और इसको रिमूव करने के बाद ही हम इसको यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर. और जो ही हमने इसमें tDNA निकाला तो इस बेचारे टीआई प्लाज्मिड का नाम ही बदल के उसका नाम हो गया डिसआर्मर्ड टीआई प्लाज्मिड. डिसआर्मर्ड क्यों? क्योंकि जिस चीज से ये बीमारी क्रिएट करता था, जिस चीज के लिए फेमस था, हमने इसको ही रिमूव कर दिया. नाउ डिसआर्मर्ड टीआई प्लाज्मिड कंटेनिंग डिजायर्ड जीन इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशम डिलीवर्स, और इंसर्ट करते हैं उसको desired gene into the genome of the whole plant cell, ये हमारी host cell. तो जो ये डिसआर्मर्ड हुआ, हमने इसमें अपना डिजायर जीन लाइगेट किया, और डिजायर जीन लाइगेट करने के बाद हमने इसको अपनी प्लांट सेल में डाला, और वहां पे जाके जो है ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा. सो बेसिकली याद रखना कि जो डिसआर्मर्ड टीआई प्लाज्मिड है ये एक्ट करता है एज अ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि ये एक्ट करता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन इन प्लांट सेल. ऐसा भी सवाल आएगा कि एग्जामिनर मैच देगा, एग्जामिनर की मर्जी, वो मैच देगा आप लोगों को, वो मैच द फॉलोइंग बोलेगा, और बोले यहाँ से एक साइड से वो क्या देगा, एक साइड से वो क्लोनिंग वेक्टर्स देगा और दूसरी साइड से वो ऑर्गेनिजम्स देगा. यहाँ से वो क्लोनिंग वेक्टर्स के नाम रखेगा, और यहाँ से वो ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स में कौन सा यूज होता है, एनिमल्स में कौन सा होता है, बैक्टीरिया में कौन सा होता है, फंगाई में कौन सा होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट दे सकता है, और फिर बोलेगा मैच करो. तो याद रखना एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, कि ये जो है प्लांट्स के लिए कौन सा हम क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं. जब प्लांट हमारी होस्ट सेल हो तो उस टाइम पे जो क्लोनिंग वेक्टर यूज होता है उसको हम डिसआर्मर्ड टीआई प्लाज्मिड कहते हैं. और डिसआर्मर्ड क्यों? क्योंकि हम इसे tDNA निकालते जो कोड करता है फॉर ट्यूमर डिजीज इन प्लांट्स. और एक इससे एक्सट्रैक्ट होता है, ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया जिसको हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस कहते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? डिसआर्मर्ड टीआई वायरस क्लियर हुआ?